छोटे शेयर ऊंची छलांग, ये वो शेयर हैं जो कि काफ़ी अच्छी तेज छलांग या तो लगा रहे हैं, लगा चुके हैं। ऐसे ही एक शेयर पर बात करते हैं। अभी मैंने ईस्टर की बात की थी, पैकेजिंग से जुड़ी कंपनी है। सनी सर, ईस्टर में क्या हो रहा है सर? ये काउंटर पूरी बुल रैली में नहीं चला, लेकिन अब चलना शुरू हुआ और अब काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। मुझे याद है कि जब इन्होंने एक नया प्लांट शुरू किया था तो उसको ये कैटर नहीं कर पाए थे ढंग से। उनका डेप्रिसिएशन कॉस्ट लगातार इनको परेशान कर रहा था। प्लांट पर जो फंडिंग ली, इंटरेस्ट कॉस्ट भी बढ़ गई थी, तो उसकी वजह से इनके मार्जिन्स और जो नेट प्रॉफिट था वो लॉस में आ गया था और ये काउंटर काफ़ी बुरी तरह से पिटा था। आई थिंक 90 रुपये की रेंज तक आ गया था। और पिछले एक साल में, अब ये एक साल में भी अगर आप इसका जो मेन चार्ट देख रहे हैं, वो करीब अप्रैल के बाद से मार्च 2024 तक तो ये 90 रुपये की रेंज तक ही था। मार्च के बाद से ये चलना शुरू हुआ है और अब देखिए 150 रुपये की रेंज के करीब आ चुका है। सर, कैसे देखना चाहिए इस काउंटर को? आई थिंक विवेक जी, जो एंटायर बीओपीपी और बोपेट फिल्म मेकर हैं उनके हमने कहीं ना कहीं ये क्वार्टर में स्प्रेड एक्सपैंड होते हुए देखे हैं। और इसी के चलते अगर आप देखोगे इस तरह के अलावा जो बाकी की कंपनीज हैं जैसे पॉलीप्लेक्स हो गई, जिंदाल पॉलीफिल्म हो गई, वहां भी हमने काफी रोबस्ट नतीजे आते हुए देखे। और इस और एक जो कमेंट्री निकल कर आ रही है ये कंपनीज की, ये है कि ये जो स्प्रेड है, मार्जिन है, ये सस्टेन हो सकते हैं अगले क्वार्टर में, जो कि सितंबर एंडिंग क्वार्टर है। और इसी के चलते ये एक्साइटमेंट हम सभी स्टॉक्स में देख रहे हैं। तो पैकेजिंग फिल्म एज अ सेक्टर इज डूइंग वेरी वेल, स्पेशली बीओपीपी और बोपेट फिल्म बनाने वाले। और इस तरह अगर मुझे याद हो तो बोपेट फिल्म में इनकी मास्टरी है। और वहाँ हम इसी के चलते हुए हम इसमें एक अप मूव आते हुए देख रहे हैं। जी। नेक्स्ट काउंटर जहां पर कि हमने मूव बनते हुए देखे सर, फ्राइडे के सेशन में शिवा सीमेंट, ये काउंटर भी ऑल ऑफ ए सडन चलना शुरू हो गया। सर, ये इसीलिए चल रहा है कि सारे छोटे शेयर हैं तो चलो, चले नहीं हैं तो इनको भी खरीद लो। लॉस मेकिंग कंपनी है वैसे। शिवा सीमेंट चलने का एक कारण ये है कि ये बेसिकली जेएसडब्ल्यू ग्रुप की लिस्टेड एंटिटी है। और लास्ट वीक एक स्टेटमेंट आया था जेएसडब्ल्यू ओके। ग्रुप का कि इनका जेएसडब्ल्यू सीमेंट का आईपीओ बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रीट को ये एक्सपेक्टेशन है कि शायद पोस्ट लिस्टिंग जो जेएसडब्ल्यू सीमेंट जो कंपनी है और शिवा सीमेंट है, इसमें कोई कॉर्पोरेट एक्शन आ सकता है। और इसी के चलते मुझे लगता है कि शिवा सीमेंट में एक्साइटमेंट बना हुआ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है सर, ये एक स्टोरी है क्योंकि शिवा सीमेंट बिल्कुल जेएसडब्ल्यू का आई थिंक 4,000 करोड़ रुपए का आईपीओ आ रहा है जो सीमेंट का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी जी। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर कुछ भी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चरिंग होती है, जनरली मर्जर या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली शिवा सीमेंट पर नज़र रखनी चाहिए। स्ट्रीट के लिए अच्छा शेयर है। साथ ही साथ पटेल इंजीनियरिंग, यहाँ पर हमने देखा कि वन ऑफ द प्रमोटर इनके, जब उनका डिमाइस हुआ उसके बाद से काउंटर चल नहीं रहा, प्रेशर में काफ़ी दर्शक हमारे फंसे हुए हैं। 60 की रेंज में फंसे हुए हैं ज़्यादातर हमारे दर्शक। 55 पर आ गया, क्या करना चाहिए? आई थिंक बने रहना चाहिए। प्रमोटर, आई थिंक कंपनी जो होती है, अल्टीमेटली दोज कंपनीज आर रन बाय प्रोफेशनल्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म डेफिनेटली विजन और मिशन गोल जो अचीव करने में दिक्कतें आती है। बट मुझे लगता है कि लुकिंग एट द रोबस्ट ऑर्डर बुक और जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्पेंड है, जो गवर्नमेंट का केपेक्स है, काफी रोबस्ट है और आने वाले समय में भी बना रहेगा। आई थिंक पैनिक में बेचने की जरूरत है नहीं। आई थिंक जितनी भी निगेटिविटी है वो ऑलरेडी प्राइस में है। हालांकि इस क्वार्टर के नतीजे थोड़े से कमजोर आए थे, बट अगेन वी हैव टू कीप इन माइंड कि ये जो ऑर्डर बुक ड्रिवन बिजनेसेस होते हैं, इसमें एग्जीक्यूशन स्लिपेजेस होते रहेंगे। कभी कोई क्वार्टर में बेहतर नंबर आएंगे, कोई क्वार्टर में वीक आएंगे। तो इसको अगर ओवरऑल फुल ईयर के परस्पेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो कंपनी तकरीबन 300 करोड़ प्रॉफिट कमाने की क्षमता रखती है। करंट मार्केट कैप 4,500 4,600 करोड़ के आसपास है। तो आई थिंक रिजनेबल वैल्यूएशन पर आ चुका है अब ये स्टॉक करेक्ट होकर के। और अब बेचने की जिनके पास है वो बने रहे, और जो लेना चाहते हैं वो भी इसे कंसिडर कर सकते हैं। जी। हमारे कुछ दर्शक हैं सर, हिंदुस्तान जिंक पर सवाल पूछ रहे हैं। इन्होंने हिंदुस्तान जिंक खरीदे हुए हैं। हिंदुस्तान जिंक में लगातार ओएफएस को लेकर खबरें चल रही हैं और जो ओवर सब्सक्राइब पोर्शन है उसको लेकर भी वेदांता की तरफ से आया है कि वो उसको भी सब्सक्राइब करने के लिए जा रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो अपना स्टेक और बेचना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा इस काउंटर पर प्रेशर बनते हुए दिखाई दिया। सर, इसको अभी के लिए शॉर्ट टर्म में ही नेगेटिव न्यूज़ की तरह देखा जाए
कि वेदांता इतना एग्रेसिव है कि अपना स्टेक बेचने के लिए कि जहां भी उनको ओवर सब्सक्रिप्शन मिल रहा है वो वहां भी स्टेक बेच रहे हैं 486 के फ्लोर प्राइस के साथ, या हमें इस तरह से देखना चाहिए कि एक शॉर्ट टर्म ब्लिप है, इसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी? मेरे हिसाब से विवेक ये शॉर्ट टर्म डीप है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वेदांता जो स्टेप ले रहा है उसके चलते कोई ऐसा नहीं होगा कि बहुत सिग्निफिकेंट शेयर होल्डिंग कम हो जाएगी प्रमोटर की हिंदुस्तान जिंक में। और एट द सेम टाइम अगर मैं हिंदुस्तान जिंक को अगर के कारोबार की बात करूं तो मुझे लगता है कि हालांकि सिक्लिकल बिजनेस है, जिंक और सिल्वर के प्राइस बहुत मैटर करते हैं हिंदुस्तान जिंक के प्रॉफिट में। बट अगर ओवरऑल मैं अगर आउटलुक देखता हूं तो मेटल एज ए इंडस्ट्री जो है, माइनिंग एज ए इंडस्ट्री काफी रोबस्ट आउटलुक है। स्पेशली जिंक और सिल्वर जो कि काफी एक बड़ा बहुत बड़ा बाय प्रोडक्ट बन चुका है हिंदुस्तान जिंक का। ये एक इनफैक्ट अच्छा मौका है कि जो मेटल या माइनिंग सेक्टर में कोई स्टॉक ऐड करना चाहते हैं पोर्टफोलियो में तो डेफिनेटली कर सकते हैं। और हमें एक चीज ध्यान रखना होगा कि इनका जो पूरा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है पूरे ग्रुप का, वो भी कहीं ना कहीं उसका अप्रूवल काफी क्लोज बाय है। तो मे बी इन द नेक्स्ट 6 मंथ वी विल सी मेनी कंपनीज डीमर्जिंग फ्रॉम द वेदांता एज वेल एज हिंदुस्तान जिंक, और इसका वैल्यू अनलॉकिंग का बेनिफिट हम अगले 12 से 18 महीने में आते हुए देखेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म विज़न के हिसाब से आपको इस काउंटर को देखना चाहिए, शॉर्ट टर्म ब्लिप है, इससे घबराना नहीं है। सर, एक हमारे दर्शक हैं वो पूछ रहे हैं बीसीएल इंडस्ट्री और सुजलॉन पर तो डेली सवाल आते हैं, लेकिन बीसीएल इंडस्ट्री एडिबल ऑयल से जुड़ी कंपनी है, प्रॉफिट मेकिंग है, करीब 1700 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, 75 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया, 61 रुपए का ये शेयर चल रहा है। सर, कैसे देखें इस काउंटर को? माफ कीजिएगा, बीसीएल इंडस्ट्री राइट? यस सर। बीसीएल, अगर इफ माई मेमोरी इज राइट, आई थिंक इनका बेसिकली जो 61 रुपीज का रेट है, ये वाली बिल्कुल सर, कंपनी राइट? बिल्कुल वही वाला शेयर है। यस। हाँ, तो बेसिकली इफ माई मेमोरी इज राइट, आई थिंक ये इन्होंने कहीं ना कहीं इथेनॉल में फोरे किया था डिस्टिलरी बिजनेस में। और इसी की स्टोरी जो थी बेसिकली वो थी, क्योंकि एडिबल ऑयल एज अ बिजनेस इनका कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट में कंट्रीब्यूट नहीं करता है, हालांकि टॉप लाइन में आपको दिखेगा। बट जो प्रॉफिट कंट्रीब्यूटर है प्रीडोमिनेटली डिस्टिलरी सेगमेंट है। मैं देख रहा हूँ कि क्वार्टरली तकरीबन 30 करोड़ का प्रॉफिट डिस्टिलरी सेगमेंट से आता है। मेरे हिसाब से जिस तरह से इथेनॉल की स्टोरी प्ले आउट हो रही है इंडिया में, अब तो कहीं ना कहीं डीजल के साथ ब्लेंडिंग की भी बात चल रही है। मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए, इथेनॉल एज अ स्टोरी इज अ गुड स्टोरी टू बी इन। इसके अलावा काफी सारी अदर कंपनीज भी हैं जिसके थ्रू इथेनॉल स्टोरी भी राइड की जा सकती है। केस इन पॉइंट प्राज इंडस्ट्रीज, जो कि बेसिकली डिस्टिलरीज की मशीनरीज बनाती हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो प्राज कैन ऑल्सो बी लुक्ड अपॉन इफ समबडी वांट टू राइड इथेनॉल एज अ स्टोरी। बिल्कुल। और सर, सुजलॉन में? सुजलॉन में अगेन विवेक जी, वेरी रॉक सॉलिड बिजनेस, रिसेंटली हमने काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी देखा है। बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन अब मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉशियस व्यू लेना होगा। ओके। आफ्टर अ रिसेंट रैली काफी ऊपर हो चुका है, मार्केट कैप भी 1 लाख करोड़ के ऊपर निकल चुका है। आई थिंक थोड़ा सा कंसोलिडेशन होगा तो बेहतर रहेगा शेयर होल्डर के परस्पेक्टिव से भी। तो मुझे लगता है कि तो अगर किसी को फ्रेश एंट्री लेनी है तो बेटर है कि थोड़ा वेट कर लें। बाय ऑन डिप इज द बेटर स्ट्रेटेजी इन द सुजलॉन एट अ करंट जंक्शन। बिल्कुल। कुछ एक छोटे शेयरों की तरफ बढ़ते हैं। सब पैसा लो, यहाँ पर भी अच्छे मूव्स मिले थे पहले, लेकिन फ्राइडे के सेशन में भी अच्छा मूव मिला, लेकिन इस काउंटर पर एक रेंज में फंसा हुआ है। अगर हम लॉन्ग टर्म या मिड टर्म के हिसाब से देखें, कैसे देखना चाहिए सर इस काउंटर को? अगेन वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग एनबीएफसी कंपनी बेसिकली लेंडिंग बिजनेस में काम कर रही है। बट हालांकि हमने ऑफ लेट देखा है कि जो छोटी लेंडिंग कंपनीज हैं, स्पेशली माइक्रो फाइनेंस, वहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेस बिल्टअप होते हुए दिखा था Q1 में। तो मैं इस पे थोड़ा सा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक व्यू देना चाहूंगा। अगर कोई पोजीशन बना भी रहा है तो डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस रख के इसमें काम करना चाहिए। जी सर, ओला इलेक्ट्रिक पर आपकी राय? क्योंकि जब आईपीओ आया था तो लोग उतना एग्रेसिवली नहीं देख रहे थे, लेकिन जब आईपीओ लिस्ट हो गया, शेयर लिस्ट हो गया, उसके बाद से जो लगातार न्यूज़ फ्लो आया वो बड़ा स्ट्रांग है कि इन्होंने बाइक लॉन्च की, फिर इन्होंने जो अपनी बैटरी बिजनेस को लेकर मैनेजमेंट की कमेंट्री आई। आप कितने एग्रेसिवली इस काउंटर को देख रहे हैं, क्या राय दे रहे हैं सर? अगेन पहले मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ओला इलेक्ट्रिक में हमारी पेरेंट कंपनी एक मर्चेंट बैंकर थी, लीड मर्चेंट बैंकर थी। ओके। अब लिस्टिंग के बाद डेफिनेटली न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव काफी आई है कि बाइक लॉन्च होगी, उसके बाद जो उनकी खुद की जो गीगा फैक्ट्री से बैटरी आएगी उन्हें इंटीग्रेट किया जाएगा, उसके चलते कहीं ना कहीं मार्जिन एक्सपेंशन देखा जाएगा।
बट वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये जो स्टोरी है इसे पूरा प्ले आउट होने में एटलीस्ट 4 क्वार्टर लगेंगे, क्योंकि जो गीगा फैक्ट्री का आउटपुट है कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर कैलेंडर ईयर 25 में आते हुए दिखेगा। और जो बाइक एज अ सेगमेंट है उसका जो डिमांड है उसे कहीं ना कहीं ट्रैक करना होगा। और अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ तो ऑलरेडी 60-65 हजार करोड़ का मार्केट कैप ओला में ऑलरेडी बना हुआ है। तो इट इज अ मोर ऑफ एन होप स्टोरी कि आगे जाके कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। और एट द सेम टाइम जो इनके जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं उसमें कहीं ना कहीं एक हेल्दी वॉल्यूम का ट्रैक्शन आते हुए दिखेगा। तो मेरी यही राय रहेगी कि थोड़ा इसमें एसेट एसेट एलोकेशन प्रॉपर करना होगा। अगर आपके पोर्टफोलियो का आप 2 से 3% डिप्लॉय कर सकते हो, बट अगेन दैट शुड बी इन अ ग्रेजुअल मैनर। ऐसा नहीं है कि आज ही जाके डिप्लॉय कर दिया, क्योंकि एक क्वार्टर अगर रिजल्ट खराब आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जी हम फिर से इसमें 120 या 100 के लेवल्स भी देख सकते हैं। तो ग्रेजुअली एसआईपी रूट के थ्रू एक्यूमुलेट किया जा सकता है। जी। अ, एक हमारे दर्शक हैं अरुण जी, उनका जुपिटर वैगन पर सवाल है सर। 650 के उन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं, क्या करना चाहिए इनको? अगर इनका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 6 से 12 महीने का है तो मेरी बने रहने की राय रहेगी, क्योंकि जितनी भी वैगन कंपनीज हैं उसमें एक काफी रोबस्ट एग्जीक्यूशन हम अगले 3 से 4 क्वार्टर में होते हुए देखेंगे। हालांकि क्यूआईपी के बाद स्टॉक में करेक्शन आती हुई दिखी है। इनफैक्ट अगर इनकी एवरेज करने की कैपेबिलिटी है तो मैं सलाह दूंगा कि जब भी मार्केट थोड़ा स्टेबल होता है डेफिनेटली इसे एवरेज करके 6 से 12 महीने के लिए बने रहे। जी। एक हमारे साथ कॉलर भी जुड़े हैं, अनिल जी हैं। अनिल जी गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। जी सर सर पूछिए। मेरा सवाल सर इरेडा पे है सर। 266 के भाव पे सर हमने 5,000 शेयर लिया हुआ है, तो सर सर जानना चाह रहा था क्या करें अभी। सर पहले खुशी मिली थी या इरिडा जब से लिया तब से प्रॉब्लम में ही है? नहीं सर, जब जब लिए थे तो 68 रुपए कुछ पैसा गया था सर, उसके बाद से सर फिर नीचे आ गया। ओके, तो ज़्यादा शॉर्ट टर्म ही रही आपकी खुशी और बहुत ही छोटी खुशी रही। 266 के लेकर 268 आना तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन 244 तक पेशेंस रखना ये बड़ी चीज़ है। सनी सर क्या करें, इरिडा में नुकसान तो इनको काफ़ी हो रहा है, 20 रुपये से ज़्यादा का हो रहा है। आई थिंक थोड़ा अब रिकवरी में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो रिन्यूएबल एनर्जी का फाइनेंसिंग का जो सेक्टर है उसमें इरिडा इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक। अगर मैं वैल्यूएशन के लिहाज से बात करता हूँ तो कंपेयर टू इरिडा मुझे आज के डेट में पीएफसी आरईसी रिलेटिवली चीप लगता है और वहाँ थोड़ा कंफर्ट ज़्यादा लगता है। इरिडा में शायद थोड़ा समय लगेगा इन्हें जो अपना जो इनकी बाइंग प्राइस है उसे आने में। लेट्स सी, क्योंकि एंटायर पीएसयू एज अ बास्केट इज अंडर प्रेशर एज ऑफ नाउ। और कहीं ना कहीं जो वैल्यूएशन थोड़े ऑब्नॉक्शियस हो गए थे वहां थोड़ा हमने करेक्शन होते हुए दिखा है। थोड़ा समय लगेगा इनका बाइंग प्राइस आने में। जी। आमिर अली जी, हम लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए, अली जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें रक्षाबंधन की बधाई देने के लिए। आपको भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं सर। कुछ एक दर्शकों के सवाल लगातार मिल रहे हैं, लेकिन उससे पहले सर एक सवाल जो मिलता है काफ़ी कॉमन है, आर पावर बड़ा सुर्खियों में चल रहा है ये शेयर सर। क्या चल रहा है सर इस शेयर में? कंपनी लॉस में है, लेकिन खबरें ऐसी कि ऐसा लगता है कि जैसे बहुत तेज न्यूज़ फ्लो आ रहा है। अनिल अंबानी समूह के शेयरों को लेकर स्ट्रीट दोबारा पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। सर कुछ हो रहा है क्या इनमें? अगर मैंने इतने डिटेल में ट्रैक नहीं किया है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है आर पावर में, बट एक चीज डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी कंपनीज में पावर प्लांट फंक्शनल नहीं है और जहां लगता है कि उन्हें फंक्शनल करने से जो पावर सप्लाई का जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जा सकता है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इज टेकिंग अ कंस्ट्रक्टिव स्टांस ऑन दैट एंड देयर आर मेनी बायर फॉर गुड एसेट्स। और इसी के चलते मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आर पावर में जो मुंद्रा पावर प्लांट था यूएमपीपी, जो कि काफी बड़ा काफी बड़ी कैपेसिटी है अगर पावर की बात करें, तो वहाँ अगर कुछ रिजोल्यूशन या सोल्यूशन आते हुए दिखे तो डेफिनेटली कंपनी के लिहाज से पॉजिटिव हो सकता है। बट अगेन मुझे पता नहीं कि कंपनी में अगर एनसीएलटी की प्रोसीडिंग चल रही है तो फिर दूर रहना चाहिए, क्योंकि यूजुअली हमने देखा है कि एनसीएलटी प्रोसीडिंग के बाद जो आउटकम आता है उसमें जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनकी वैल्यू जीरो कर दी जाती है। तो थोड़ा सा ये एक जो पहलू है ये तो उसको ध्यान रखते हुए स्टॉक में एंट्री और एग्जिट स्ट्रेटेजी बनानी है। जी।
विजय चौधरी जी बोल रहे हैं, सर मैंने मनी 9 का कोई भी प्रोग्राम नहीं छोड़ा, तो फिर मेरे सवालों को क्यों नहीं लिया जा रहा? चौधरी साहब आपके सवाल को ले चुके हैं सर। पटेल इंजीनियरिंग पर आपका सवाल है, आप देखिए थोड़ा वीडियो को। जरूरी नहीं है सर कि आपके सवाल को उसी तरीके से लिया जाए जो सभी दर्शकों के, जब कंसोलिडेट करके 5-6 सवाल एक जैसे आ जाते हैं तो हम पटेल इंजीनियरिंग पर बात कर चुके हैं सर। कुछ एक सवाल जो और मिल रहे हैं वो हैं निवान्या जी का। कोचीन शिपयार्ड और मझगांव डॉक पर सर उन आपसे राय मांगना चाह रहे हैं। इनके पास कोचीन शिपयार्ड हैं 1950 रुपये के, और एमडीएल हैं मझगांव डॉक है इनके पास करीब 5830 रुपये के। क्या करें सर? मेरी ये राय रहेगी कि दोनों स्टॉक में थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लें, क्योंकि कहीं ना कहीं वैल्यूएशन जो है अब काफी एक्सपेंसिव हो चुके हैं एंटायर डिफेंस एज अ पैक में, और इसी के चलते हमने करेक्शन भी आते हुए देखा। और स्पेशली मडगांव डॉक में जहाँ काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है कंपेयर टू कोची। तो मेरी ये राय रहेगी कि ऑन एवरी राइज थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। अल्टीमेटली प्रॉफिट टेकिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी, क्योंकि पेपर प्रॉफिट का कोई मतलब नहीं है। और आगे जाके कहीं फिर से अगर डीप में कहीं फिर से ऐड करने का मौका मिले तो वो बेहतर स्ट्रेटेजी रहेगी, रादर देन बाइंग एंड होल्डिंग ऑन टू द स्टॉक एट एन वेरी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन। एक हमारे साथ खास दर्शक हैं रियाजत अली जी, वो बोल रहे हैं कि हेलो सर, आई एम फ्रॉम सऊदी अरेबिया। वेरी नाइस सर, वेलकम टू आवर शो। ये पूछ रहे हैं कि आई एम आस्किंग फॉर अबाउट ए मंथ। ओह सो सॉरी सर कि हम आपके सवाल को नहीं देख पाए। प्लीज़ टेक माय क्वेश्चन। बिल्कुल लेते हैं सर। हुडको इन्होंने सर 279 पर लिए हुए हैं, और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन अगेन इनका भी सवाल 50 रुपये के इन्होंने लिए हुए हैं। सर हुडको और एचसीसी क्या करना चाहिए इनको? अगेन हुडको में मैं बने रहने की राय दूंगा। यहाँ कहीं ना कहीं में काफी एग्रेसिव ग्रोथ प्लान कंपनी के लिए चॉकआउट होते हुए देख रहे हैं हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के। तो हुडको में बने रहने की राय रहेगी। और रही हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन की बात, तो ये काइंड ऑफ टर्न अराउंड प्ले है। हमने देखा था कि कंपनी में बीच में कुछ फिनेंशियल दिक्कतें आई थी, तो इट्स अ हाई रिस्क हाई रिटर्न बेट। तो इसमें थोड़ा सा मैं राय दूंगा कि थोड़ी मेहनत करनी होगी। एवरी क्वार्टर इनके जो नतीजे आते हैं और जो न्यूज फ्लो चल रहा है उसे एग्रेसिवली ट्रैक कीजिए। हालांकि अभी फिलहाल एट अ करंट जंक्चर लगता तो है कि कंपनी अगले 1 से 2 साल में बेहतर नंबर रिपोर्ट कर सकती है, और मेरी बने रहने की राय है जी। काफ़ी सारे दर्शक सर आइनॉक्स ग्रीन पर सवाल पूछ रहे हैं कि प्रॉफिट बुक कर लें क्या? पुरिंदु मिश्रा जी का सवाल है, 175 रुपये के इन्होंने लिए हुए हैं, प्रॉफिट में बुक कर लें क्या सर प्रॉफिट, या रखना चाहिए अभी? मुझे लगता है कि आज के डेट में जिस तरह से मार्केट का स्ट्रक्चर है, जहां भी प्रॉफिट आ रहा है थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेते चलना चाहिए, क्योंकि काफी वोलेटाइल हो चुका है ग्लोबल न्यूज फ्लो के चलते हुए। तो मेरी राय रहेगी कि जहां भी प्रॉफिट आ रहा है डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बिल्कुल, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करते जाइए। दिनेश प्रजापति जी गेल पर सवाल पूछ रहे हैं सर, 500 शेयर हैं इनके पास। सर प्राइस भी लिख देते दिनेश जी तो अच्छा रहता कि आपने कितने के लिए हुए हैं, लेकिन चलिए आपका सवाल ले लेते हैं ओवरऑल कि गेल पर क्या व्यू रखना चाहिए। सर क्या रखें व्यू? गेल पर मेरा व्यू पॉजिटिव रहेगा। और आई डोंट नो इनका क्या बाइंग प्राइस है। आई थिंक स्टॉक तो अपने हाईएस्ट लेवल पर ही चल रहा है, 255 के लिए 52। हुए हैं सर, इन्होंने लिख दिया 255 रुपये के लिए हुए हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। आई थिंक बने रहने की राय रहेगी। ओवरऑल ऑयल एंड गैस स्पेस पॉजिटिव ही लगता है एट करंट। जी। एक दर्शक और है सर, केपीआर मिल पर अपना सवाल पूछ रहे हैं, क्या करना चाहिए इनको? फ्रेश एंट्री बनती है क्या? केपीआर मिल राइट? यस सर। केपीआर मिल, यस, एज अगर टेक्सटाइल बिजनेस की बात करें तो ये क्वार्टर में काफी अच्छे नतीजे सभी टेक्सटाइल कंपनीज ने रिपोर्ट किए। बट हालांकि एक चीज मैंने नोट की है कि जो बांग्लादेश का क्राइसिस हुआ था उस वक्त 1 या 2 दिन के लिए काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया था सभी टेक्सटाइल कंपनीज में, और उसके बाद वो फिजल आउट हुआ। तो उसके चलते कहीं ना कहीं काफी सारे लोग ऊपर के भाव में स्टक हो गए हैं। बट एज अ बिजनेस केपीआर मिल इज लुकिंग गुड, और मेरी बने रहने की राय रही। जी। शिवम जी का सवाल है सर एनएचपीसी पर और रतन एंटरप्राइजेज। एनएचपीसी आज थोड़ा सा सर स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है, और रतन एंटरप्राइजेज ये काउंटर भी अच्छा बजिंग काउंटर रहा है। एनएमडीसी की बात करें तो सर कहीं ना कहीं एनएचपीसी। एनएचपीसी सॉरी, जी। या अगर एनएचपीसी की बात करें तो अगेन मैं इसमें भी बने रहने की राय दूंगा, क्योंकि एंटायर जो पावर एज अ सेक्टर है उसमें
पॉजिटिविटी बनी हुई है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से हाइड्रो पावर की कैपेसिटी है कंपनी की, इसका जो फेयर वैल्यू ऑफ द बिजनेस है क्लोज टू 110-120 रुपीज है, तो बने रहने की राय रहेगी एनएचपीसी में। दूसरा स्टॉक कौन सा था विवेक जी? सर दूसरा था रतन एंटरप्राइजेस। रतन एंटरप्राइज की अगर बात करें तो अगेन इट इज अ काइंड ऑफ स्टार्टअप कंपनी, जहां हमने देखा है कि रिसेंटली इन्होंने काफी एग्रेसिव स्टांस लिया है रिटेल बिजनेस को लेकर। कोको ब्लू करके इनकी कंपनी है, जहां काफी सारे रिटेल प्रोडक्ट सेल करते हैं। एट द सेम टाइम रिवोल्ट करके इनकी इलेक्ट्रिक बाइक की एक कंपनी है। तो काफी सारे 2 से 3 नए बिजनेसेस इंक्यूबेट कर रहे हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ हाई रिस्क हाई रिटर्न काइंड ऑफ बेट। और जिस तरह से मैं Q1 के नतीजे देख रहा था, आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड इन्होंने एक परफॉर्मेंस इंप्रूव होते हुए ही देखा है। तो बने रहने की राय रहेगी रतन इंडिया में।